Hello student, good morning to all of you. Today I study class 9th physics, chapter 3rd gravitation. मैंने फिजिक्स का चैप्टर 3rd है, ठीक है, ग्रेविटेशन. नेक्स्ट वीडियो ग्रेविटेशन का है ये. ग्रेविटेशन में पहले मैंने बताया था व्हाट इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन क्या है आपको बताया था मैंने. ग्रेविटेशन मतलब क्या कि इस यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपने तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं. जैसे ये बॉडी है, नीचे की तरफ अर्थ इस पर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है. कैसे फोर्स लगा रही है, कितना फोर्स लगा रही है, वो अभी कंक्लूजन हम करके दिखाएंगे. तो इसके बीच जो फोर्स यानी यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर जो आप फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं. यही यूनिवर्स का एक रहस्य है, ठीक है. तो न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई दो बॉडीज हैं, आपको मैंने ये बता दिया था, जिनके मास क्या है, m1 और m2 है, और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर हैं. तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और इनके बीच के डिस्टेंस के क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है. F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं. F इक्वल टू जी m1 m2 अपन क्या हुआ, r स्क्वायर हुआ, ठीक है. ये 1/r स्क्वायर या m1 m2 इन्होंने कहां से लाया, मैंने बताया था कि इसके पहले कैप्लर्स ने एक लॉ दिया था. कैप्लर्स ने इस पूरे ब्रह्मांड के लिए क्या लॉ दिया था, ये एक्सप्लेन आपको ज्यादातर 11th में किया जाएगा. थोड़ा सा आपको बताते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी सी दी हुई है. एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन मतलब आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक है. तो इसमें कैप्लर्स ने क्या बताया था, कैप्लर्स ने 3 लॉ दिए थे प्लैनेटरी मोशन के, प्लैनेट के मोशन के 3 लॉ दिए थे. प्लैनेट आप जानते हैं कितने हैं अर्थ के प्लैनेट, ये अर्थ है, जैसे अर्थ प्लैनेट है उसी तरह सन के कितने, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, अर्थ को लेकर के 8 प्लैनेट हैं. पहले 9 थे, प्लूटो को हटा दिया गया, तो 8 प्लैनेट हैं. वो सभी सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. कैसे रिवॉल्व करते हैं वही चीजें उन्होंने बताया था. तो पहला चीज उन्होंने बताया था कि जो प्रत्येक प्लैनेट है, एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है. प्रत्येक प्लैनेट जो होता है सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है. किस प्रकार रिवॉल्व करता है, इस प्रकार रिवॉल्व करता है कि सन सदैव उसके क्या रहे, फोकस पर रहे. यानी सन की लाइट हमेशा उस प्लैनेट के ऊपर क्या होती रहती है, आती रहती है. जैसे अर्थ पर सन की लाइट हमेशा आती रहती है, भले आपके यहाँ रात हो जाता है तो वो तो अर्थ के घूमने की वजह से होता है, फिर अर्थ के दूसरे पार्ट पर दिन हो जाता है, ठीक है. तो हमेशा उसकी लाइट आती रहती है. फिर दूसरा उन्होंने क्या कहा था, दूसरा बताया था कि जो उसकी एरिया होती है, जैसे सन यहां से यहां गया, ठीक है, इतना डिस्टेंस, जब दूर है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, पास है तो ये ज्यादा. तो ये एरिया और ये एरिया आपस में क्या होती है, बराबर होती है, मतलब एरियल वेलोसिटी इक्वल होती है. फिर उन्होंने कहा कि जो इसमें टाइम पीरियड रखता है इसके चारों तरफ, जैसे अर्थ है सन के चारों तरफ कितने टाइम में रिवॉल्व करती है, 365 1/4 डेज में. यही 1/4 मिल करके 4 साल बाद 366 डेज हम लोग मानते हैं, ठीक है. इतने दिन में इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर जाती है. तो इस रिवॉल्विंग पीरियड का जो स्क्वायर होता है, ये जो बीच की डिस्टेंस होती है, रेडियस होती है, उसके क्यूब के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. T इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. तो ये चीजें उन्होंने बताई थी, ठीक है. और इसी पर उन्होंने आगे चीजें न्यूटन ने बताया, ठीक है. तो ये कैप्लर्स ने बताया था, जिससे हमारा कोई मतलब अभी तो है नहीं फिलहाल. चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग ग्रेविटेशन में. तो क्या आया, F इक्वल टू आया आपका क्या, जी m1 m2 अपान क्या, r स्क्वायर. अब होगा क्या, इफ, अब जी का डिफिनेशन देखते हैं. इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 किलोग्राम और r इक्वल टू कितना, 1 मीटर, देन F इक्वल टू क्या, G, ठीक है. F जो होगा G के इक्वल हो जाएगा. तो यहां से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इक्वल डिफिनेशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहां से G की वैल्यू मैंने बताया था कितना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. तो ये देखिए यहां से डिफिनेशन क्या हुआ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है, जो एक दूसरे से 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस रखने से लगता है.
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू force of attraction between two bodies of unit mass separated at a distance unit। ठीक है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है। कब इक्वल होता है, जब दोनों बॉडीज के मास 1 किलोग्राम हो और एक दूसरे से क्या हो, आर डिस्टेंस पर रखे गए हो, तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफिनीशन हुआ। ठीक है, इसको आप नोट करिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डिफिनीशन को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए देखिए, तो यहां पर मैंने आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफिनीशन बताया और इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होती है, जो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी इसकी वैल्यू कभी बदल नहीं सकती, चाहे आप यहां पर रहें या यूनिवर्स में जाएं, हर जगह इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अगर बॉडीज 1 किलोग्राम के हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा 1 किलोग्राम की बॉडी पर, इतना फोर्स लगेगा, अभी वो दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन हैवी एंड लाइट बॉडी। ठीक है, देखिए हम कंक्लूजन यहां पर देख रहे हैं, किस बॉडीज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। जितनी ही लाइट बॉडीज होंगी, जैसे ये दो बॉडीज हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। बॉडी जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है उसका मास ज्यादा होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन हैवी एंड लाइट बॉडी, हैवी और लाइट बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पहला देखते हैं, पहला पार्ट। ठीक है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ व्हेन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास एंड यूनिट डिस्टेंस, जो अभी किए थे वही चीज, व्हेन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास एंड यूनिट डिस्टेंस, यानी क्या, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 किलोग्राम, r इक्वल टू 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू भाई g m1 m2 अपन क्या, r स्क्वायर। चलिए g की वैल्यू कितनी, 6.67 इंटू 10 के पावर -11, 1 इंटू 1 अपन 1, कितना हो गया, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन का फोर्स हुआ। इट इज वेरी स्मॉल फोर्स, बहुत छोटा सा फोर्स है कि नहीं है, बहुत छोटा फोर्स है ये। ठीक है, अब देख रहे हैं 10 के पावर -11 न्यूटन का फोर्स मतलब क्या, बहुत वेरी वीक फोर्स। ठीक है, नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर जो होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये आपको 11 पे प्रूफ करके दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा चीज देखते हैं, when a body of mass 1 kg, when a body of mass 1 kg held on the surface of earth, held on the surface of earth। ठीक है, जब कोई बॉडीज है और वो क्या है, अर्थ के सरफेस पर प्लेस्ड की गई हो, तो अब देखिए अर्थ के सरफेस पर प्लेस्ड की गई हो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी है 1 kg की, यानी क्या, इसको भी देखते हैं, m1 इक्वल टू 1 kg,
m2 इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना होता है याद रखेंगे हमेशा, 6 इंटू 10 के पावर 24 kg। देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको याद रखेंगे। मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10 के पावर 24 kg। अब ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर यहां पर रखा गया है, तो यहां से इसकी कुछ रेडियस होगी। अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो हो जाएगा क्या R इक्वल टू आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ कितना 6400 किलोमीटर होता है, यानी 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। ये हुआ 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। ये भी याद रखेंगे हमेशा, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर होता है। ठीक है, तो ये 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। चलिए फोर्स निकालते हैं। F इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। चलिए जी की वैल्यू रखिए 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 इंटू m1 1 इंटू m2 6 इंटू 10 के पावर 24 अपन आर स्क्वायर, 6.4 इंटू 10 के पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम। डायरेक्ट लिखते हैं, कितना आया 9.8 न्यूटन। ठीक है, यानी फोर्स की वैल्यू आ गई 9.8 न्यूटन। ये देखिए 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन था, बहुत ही स्मॉल था, बहुत कम फोर्स था। अब जब अर्थ के रिस्पेक्ट में उसको लिया गया तो इसका मास बढ़ गया। आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको ग्रेविटी बोलते हैं, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर्स में। ठीक, तो ये क्या हो गया 9.8 हो गया। ये दो कंक्लूजन हमने देखा, एक तीसरा और अभी बताएंगे। When two bodies of unit mass and unit distance, when bodies of mass 1 kg held on the surface of earth। अब थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पर, बहुत बड़ी बॉडीज के लिए, हैवी बॉडीज के लिए लेते हैं एकदम। यहां पर दोनों लाइट बॉडी थी, लाइट बॉडी के लिए लिया। यहां पर मैंने एक लाइट बॉडी दूसरी हैवी बॉडी लिया, अर्थ मतलब हैवी बॉडी लिया, और एक ये लिया। फिर तीसरा हम देखेंगे दोनों हैवी बॉडीज लेकर के। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास बढ़ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए देखिए, दोनों हम क्या लेते हैं, हैवी बॉडीज ले रहे हैं। ठीक है, दोनों हैवी बॉडीज। Third condition, when both body be heavy, both bodies क्या है, हैवी, या आर हैवी लिख लो, both body are heavy। ठीक है, बॉडीज कर लो, both bodies are heavy। जब दोनों बॉडीज क्या हो, हैवी हो, बहुत ज्यादा मास की हो। मान लीजिए लेट करिए, सेलेक्ट करें, लेट वन बॉडी इज अर्थ एंड सेकेंड इज मून। मून ही तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अर्थ के चारों तरफ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। 8 प्लैनेट्स हैं। जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोला जाता है, मून बोला जाता है, सैटेलाइट बोला जाता है। तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून। एक मून है अर्थ के पास, सबसे ज्यादा किसके है, जुपिटर के। ठीक है, तो लेट वन बॉडी इज अर्थ एंड सेकेंड बॉडी इन मून। सेकेंड बॉडी क्या है, मून है। चलिए, तो पहला बॉडी का मास क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, कितना बताया था अभी, 6 इंटू 10 के पावर 24 kg। ये पहला बॉडीज हो गया 6 इंटू 10 के पावर। अब दूसरा m2 मास ऑफ मून, कितना होता है भाई, मून का मास 7.4 इंटू 10 के पावर 22 तो इसका होता है ना 22 kg। 7.4 इंटू 10 के पावर 22 kg इसका मास हो गया। ठीक है, अब रेडियस इनके बीच की,
अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी होती है 3.84 इंटू 10 के पावर 8 मीटर। ठीक है, तो ये 3,84,000 किलोमीटर ऐसे कुछ होता है। ठीक है, चलिए r इक्वल टू 3.84 इंटू 10 के पावर क्या हो गया 8 मीटर। मीटर में हमको लिखना है, किलोमीटर में तो लिखना नहीं। किलोमीटर में करना हो तो फिर आप क्या करेंगे 10 के पावर 3 कम कर देंगे यहां से। चलो, तो ये चीज हो गया 3.84 इंटू 10 के पावर क्या 8 मीटर। चलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं। F इक्वल टू जी m1 m2 अपन क्या r। देखिए न्यूमेरिकल भी एक तरह से आपका हो गया, 2-3 न्यूमेरिकल्स की एक तरह से आप कर सकते हैं। इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल भी आप कर लिए, ऐसे न्यूमेरिकल हम बताएंगे। तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 इंटू m1 6 इंटू 10 के पावर 24 m2 7.4 इंटू 10 के पावर 22 अपन 3.84 इंटू 10 के पावर 8 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4। ये देखिए 11 इसमें से कम हो गया और ये हो गया 10 के पावर, यहाँ 11 बचा 5 और ये 3। ठीक है 35, 10 के पावर 35 अपन 3.84 मल्टीप्लाई 3.84 और इंटू 10 के पावर 16। इसमें से डिवाइड करिए आप। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे आएगा 20.1 और ये ऊपर गया 15 में से 6 गया 9 10 के पावर 19। तो 20.1 लिखते नहीं है तो लिखेंगे 2.01 इंटू 10 के पावर 20 न्यूटन। ठीक है 10 के पावर 20 न्यूटन। ठीक, तो ये F की वैल्यू हुई। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब बहुत हैवी बॉडीज हम लोगों ने लिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हुआ वो क्या हो जा रहा है बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 10 के पावर 20 न्यूटन हो जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे बॉडीज का मास, हैवी बॉडीज के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसको आप करिए।